Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss an important topic in which most of the students face confusion. Whether a factor income is national income part or domestic income part or both. ये अक्सर बच्चों के दिमाग में confusion रहता है, ठीक। तो नेशनल इनकम का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो पर्सन फोकस्ड होती है, यानी रेजिडेंस पे बेस करती है। इकोनॉमिक टेरिटरी में है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, उस आदमी का रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए, ठीक। डोमेस्टिक इनकम जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी पे बेस्ड करती है, भले ही वो रेजिडेंट ने इंडिया में कमाई हो या किसी बाहर के आदमी ने कमाई हो, इंडियन की इकोनॉमिक टेरिटरी में उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि रेजिडेंट कौन से पर्सन्स को आप कंसिडर करेंगे और किन पर्सन्स को रेजिडेंट नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक। दूसरा, किस एरिया को इकोनॉमिक टेरिटरी में लेंगे और किस एरिया को इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं लेंगे, ये बेसिक प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में आती है, ठीक है। हालांकि इस चीज़ों का फर्दर चैप्टर में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फॉर द नॉलेज प्रोस्पेक्ट एंड these are also not very important from the board's point of view also, then also for understanding the core concept I am giving you this video, okay। तो अब देखते हैं रेजिडेंट कौन से पर्सन्स हैं कौन से नहीं है, या इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या है सारा गेम, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि कौन से पर्सन्स इंक्लूडेड है रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट में, कौन से नहीं है, ठीक। और विद एग्जाम्पल्स मैंने डिफाइन किया है, तो आपको कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, परेशानी महसूस नहीं होगी, सिंपल। पहला, दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एक तो 1 साल तक रहा हो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, नंबर 2 उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी जो कमाई वो करता है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स जो है वो इंडिया में ही लाई करता हो, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इंडिया में ही करता हो, सिंपल, ठीक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कंजम्पशन करता हो, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें वो इंडिया में ही करता हो, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ तो जैसे मिस्टर एक्स का मैंने एग्जांपल लिया, ये रिलायंस के ऑफिस में काम करते हैं, वो जो कि इंडिया में है, ठीक, और 1 साल से ज़्यादा काम करते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब मिस्टर एक्स कहीं के भी हों, XYZ, मुझसे किसी भी कंट्री के हों, मुझसे मतलब नहीं है, ठीक। मिस्टर एक्स क्योंकि इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ही विल बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट, ओके। नाउ अब सिटीजन और रेजिडेंट दोनों अलग अलग चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था। सिटीजन एक लीगल थिंग है, रेजिडेंट एक इकोनॉमिक थिंग है, ठीक। ये बेस करती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स पे, ये बेस करती है इंसान की बर्थ पे और उस कंट्री के लॉ पे, ठीक है। अब सिटीजन्स मे नॉट बी रेजिडेंट, रेजिडेंट मे नॉट बी सिटीजन, ठीक। पहले मैं ये बताऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, तो रेजिडेंट मे नॉट बी सिटीजन, इसका एग्जाम्पल ये वाला है, ये मैंने क्या कहा, रेजिडेंट मे नॉट बी सिटीजन। अब मिस्टर वाई हैं, यूएस सिटीजन हैं, लेकिन वो इंडिया में एसबीआई में काम कर रहे हैं, सो सिंस मिस्टर वाई इज वर्किंग इन एसबीआई, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। अब वहीं पे अगर ये मिस्टर वाई जो हैं वो इंडिया के रेजिडेंट होते, ठीक, वो मिस्टर वाई जो हैं वो इंडियन सिटीजन होते, ठीक, तो अगर वो इंडियन सिटीजन होते मिस्टर वाई और किसी यूएस की कंपनी में काम कर रहे होते, तो उस केस में मिस्टर वाई सिटीजन है इंडिया के, लेकिन वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है। रीज़न, क्योंकि वो किसी यूएस की कंपनी में जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में बिलोंग नहीं करती है, सिंपल, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग मैंने ये बताई कि सिटीजन्स मे बी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट मे बी सिटीजन। सिटीजन रेजिडेंट भी हो सकता है और रेजिडेंट सिटीजन भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मिस्टर जेड एक इंडियन सिटीजन है जो कि रिलायंस में काम कर रहे हैं। अब मिस्टर जेड ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन है, साथ में रिलायंस में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो मिस्टर जेड सिटीजन भी हो गए यहाँ के और यहाँ के रेजिडेंट भी हो गए, ठीक है, सिंपल। अच्छा, डी पॉइंट की बात करते हैं। एक एक्सेप्शन आता है सिटीजन को लेकर, जो इंडियन सिटीजन किसी भी ऑफिस में काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंडियन सिटीजन काम करता है, ठीक, और या फिर किसी भी फॉरेन एम्बेसी में काम करता है इंडियन सिटीजन, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस या वो एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है अगर, तो वो इस कंट्री का रेसिडेंट ही कहलाएगा, ठीक। आई रिपीट कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसका ऑफिस, या किसी भी फॉरेन एम्बेसी में काम करता है और उसका ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट ही कहलाएगा। यहाँ पे कोई लॉ नहीं लगता, ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है, ठीक है।
जैसे मिस्टर ए इंडियन सिटीजन है लेकिन कहाँ काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक में, जिसका ऑफिस इंडिया के अंदर है। अब मिस्टर ए है इंडियन सिटीजन लेकिन काम वर्ल्ड बैंक के लिए करते हैं जो इंडिया में ऑफिस है। अब क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं और इंडियन सिटीजन है तो वो और उसका ऑफिस जो है वो इंडिया में, इसलिए इनको रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मिस्टर बी इंडियन सिटीजन है, किसी जर्मन एम्बेसी में काम करते हैं लेकिन वो जर्मन एम्बेसी इंडिया में है। ठीक, तो जर्मन एम्बेसी जो इंडिया में है, ऑफिस उसका इंडिया में है, तो इसलिए मिस्टर बी भी जो है वो रेजिडेंट कहलाएंगे क्योंकि उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। भले ही वो दूसरी कंट्री की एम्बेसी में काम करते हों, भले ही वो दूसरे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, लेकिन वो इंडिया में सिचुएटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एम्बेसी। ठीक है। अब कौन से लोग जो हैं वो नहीं इंक्लूडेड नॉर्मल रेजिडेंट में? फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, जो भी बाहर से इंडिया में घूमने आता है वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक, क्योंकि वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं आ रहा है, ना कुछ कमाने आ रहा है, तो वो यहाँ का, जैसे जापानीज ट्रैवलर कोई इंडिया में आया टूर एंड ट्रैवल के लिए, तो जापानीज ट्रैवलर है, वो यहाँ आया, घूमे फिरा, चला गया, तो यहाँ चाहे 1 साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, अगर उसका एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई नहीं करता तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता। ठीक। नंबर 2, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, जितना भी फॉरेन का स्टाफ है, मान ली कोई अमेरिकन है यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ का रेजिडेंट नहीं हो सकता। नंबर 3, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैंने आपको बताया था पर्सन दोनों चीज को इंक्लूड करता है, इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड करता है, इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करता है। अब जितने भी इंटरनेशनल, WHO हो गया, IMF हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है। ठीक है। लास्ट, अगर मान लीजिए कोई भी अमेरिकन सिटीजन जो है वो इंडिया के अंदर यूएनओ के अंदर काम कर रहा है, इंडिया में यूएनओ का ऑफिस है और वहां पे वो काम कर रहा है, तो वो भी हमारी कंट्री का सिटीजन, वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है और काम कहाँ कर रहा है, ऑफिस में यूएनओ के इंडिया के अंदर, तो वो हमारी कंट्री का सिटीजन, वो रेजिडेंट नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि कौन से पर्सन्स जो हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं और कौन से पर्सन्स नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किस एरिया को आप जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे और किस एरिया को इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं कहेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। थोड़ा सा इसको मैं आपको फोकस कर देता हूं अगर आपको कॉपी करना हो। हालांकि ये एग्जाम पर्पस से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ना इसका कोई फर्दर आगे काम बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन कोर कंसेप्ट के वजह से आपको ये पढ़ाना भी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की आपको इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा एरिया इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब मैंने बता दिया, किसी भी तरीके की ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो फुल्ली एडमिनिस्टर्ड हो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के थ्रू, उसके अंदर जितना भी पर्सन है, गुड्स और कैपिटल, उन सबको एडमिनिस्टर करने वाली गवर्नमेंट जो है उस कंट्री की होनी चाहिए। ठीक है। तो वो टेरिटरी जो है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाती है। अब पूरा इंडिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। पूरा इंडिया से मतलब है मेरा, अगर मैं आपको शो करूं, ये आप देख सकते हैं, ऐसे पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी कंट्री जो है, ये इंडिया हमारी, ये पूरा का पूरा हमारा जो है ये इकोनॉमिक टेरिटरी है। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर मान लीजिए अब क्या एक्सेप्शंस हैं और क्या चीजें हैं। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, अगर फॉरेन की कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे चाइना की एम्बेसी अगर इंडिया में है, ठीक, जितनी भी बाहर की कंट्रीज की एम्बेसी हमारी कंट्री में, वो हमारे एरिया, वो एरिया हमारी टेरिटरी में नहीं आता। ठीक, दिल्ली में जो एम्बेसी रोड पे चाइना की एम्बेसी बनी हुई है वो पूरा एरिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। ठीक, इसी तरीके से जितनी भी इंडिया की एम्बेसी बाहर कंट्रीज में है, अब जैसे मान ली इंडिया की एम्बेसी चाइना में भी होगी, तो चाइना में जहां पे भी इंडिया की एम्बेसी है वो पूरा एरिया के ऊपर इकोनॉमिक टेरिटरी, पूरा कंट्रोल इंडिया का है, ना कि चाइना का है। ठीक, तो इंडियन एम्बेसी इन चाइना। तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि कौन सा एरिया और कौन सा पर्सन नॉर्मल है, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एरिया इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता, पर्सन कौन से इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे इससे रिलेटेड। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। अब देखते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाई जाएगी या नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है,
पहले हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात करें। पहला पॉइंट, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब कुछ सोचना ही नहीं है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडिया इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की है, इंडिया में कमा रहा है, रेजिडेंट है, ठीक। तो रेजिडेंट अगर है तो मैं यहाँ पे आंसर में आर लिख दे रहा हूँ कि ये रेजिडेंट है, ठीक। आप पहले सारे सॉल्व करके, वीडियो पॉज करके सारे सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक। अब फॉरेन बैंक की ब्रांच है इंडिया में, ठीक। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन बैंक इंडिया का रेजिडेंट तो है नहीं, वो तो फॉरेन है, तो ये हमारा कौन सा कंसिडर किया जाएगा, नॉन रेजिडेंट, एनआर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया, ठीक। देखिए सिटीजन, इंडियन सिटीजन काम कर रही है, कहाँ कर रही है काम, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम कर रही है इंडिया के अंदर, तो वो रेजिडेंट ही कंसिडर की जाएगी, एक्सेप्शन, ठीक। एक पेशेंट है सिंगापुर से जो इंडियन हॉस्पिटल में, अब भैया पेशेंट है सिंगापुर से आया है इंडियन हॉस्पिटल में है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। क्या ना वो 1 साल से ज़्यादा रह भी ले, इकोनॉमिक उसकी एक्टिविटी यहाँ नहीं लाई करेगी, ठीक, क्योंकि उसकी अर्निंग यहाँ से नहीं है, सिंपल, उसका अर्निंग सोर्स अलग है वहीं सिंगापुर में, तो ये भी हमारा कौन सा है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसी तरीके से कहते नहीं है कि मेरा भाई एनआरआई है, ठीक, या मेरे मामा एनआरआई हैं, तो एनआरआई क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, भले ही वो इंडिया के सिटीजन है। आपका ब्रदर जो है वो इंडिया का सिटीजन है, बट वो वर्क कहाँ कर रहा है, दुबई में एज इंजीनियर, तो जब वो दुबई में वर्क कर रहा है एज एन इंजीनियर, तो वो इंडिया का सिटीजन कंसिडर नहीं, इंडिया का रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसकी अर्निंग और वो रह रहा है दुबई के अंदर, वहीं साल से ऊपर रह रहा है, या 2 साल से या 5 साल से, और वहीं पे वो जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारी कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंट है, ठीक। इसी तरीके से अगला बात करते हैं, नेपाली वर्कर कमिंग डेली टू इंडिया फॉर वर्क। अब नेपाली वर्कर डेली आते हैं, इंडिया के अंदर ही कमा रहे हैं, ठीक, तो कमाई वाला पॉइंट तो क्लियर है, चलिए मान लिया 1 साल से ऊपर वो डेली आते हैं, कमाते हैं, लेकिन क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, नो, वो अपने घर जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ कंजम्पशन करते हैं, वहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंट है, ठीक। लास्ट, इंडिया के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब बाहर जाके वो पढ़ रहे हैं, तो क्या वहाँ के रेजिडेंट बन जाएंगे, वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं बनेंगे, वो वहाँ के रेजिडेंट तभी कहलाएंगे जब वो वहाँ पे कमाने लगेंगे, ठीक, और वहाँ पे जब कमाएंगे और वहाँ रहेंगे तो वहाँ के रेजिडेंट, स्टूडेंट जब तक हैं तब तक वो रेजिडेंट नहीं कहलाए जा सकते वहाँ के, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं टेरिटरी के बारे में कि क्या एक टेरिटरी डोमेस्टिक है या नहीं। एक इंडियन कंपनी लंदन में है, ठीक। अब इंडियन कंपनी है लेकिन है कहाँ, लंदन में, लंदन हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा, जो नहीं आएगा मैं वहाँ पे नो लिख दे रहा हूँ। पहले आप कर लिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी तो रेजिडेंट नहीं है, लेकिन उसका ऑफिस कहाँ है, टेरिटरी क्या है, इंडियन टेरिटरी, तो जाहिर सी बात है ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इन न्यूयॉर्क, अब न्यूयॉर्क में, एनवाई मीन्स न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो है वो रिलायंस का ऑफिस है, ठीक, भले ही इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट कंपनी है, लेकिन ऑफिस कहाँ है, वो ऑफिस क्या इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं, तो ये भी नो। नेक्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन जापान, भैया इंडिया की एम्बेसी है, एम्बेसी वर्ड फोकस करिएगा, एक्सेप्शन था, पढ़ाया था अभी, तो इंडिया की एम्बेसी जापान में है, इंडिया की एम्बेसी जो है वो एरिया पूरा का पूरा इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी है, इसलिए हम इसे यस कहेंगे। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना, अब चाइना के अंदर भैया कोई ब्रांच है एसबीआई की, ठीक। अब चाइना के अंदर ब्रांच है तो चाइना हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ी ना है, तो हम उस ब्रांच को यहाँ हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर सकते, तो ये नो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, रशिया एम्बेसी इन इंडिया, अब रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, तो भैया इंडिया के अंदर तो है, लेकिन क्या रशिया की उस एम्बेसी जो दिल्ली में एम्बेसी रोड पे वो एम्बेसी बनी है, वो एरिया इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी, अभी मैंने आपको बताया कि नहीं पॉसिबल है, तो नो। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक, किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में, अब यहाँ टेरिटरी वाइज बात हो रही है, रेजिडेंशिप वाइज बात नहीं हो रही है, ठीक। अब टेरिटरी वाइज बात, कोई फॉरेन की ब्रांच हमारे यहाँ है, तो फॉरेन बैंक की ब्रांच है, लेकिन है कहाँ पे, वो इंडिया, और इंडिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, इसलिए हम इसे यस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें मैंने आपको ये चीज़ डिक्लेयर कर दी। वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन या तो आप 1 से 2 वीडियो लीजिए डेली, और या फिर जो है 1 वीडियो विद अ गुड लेंथ, बिकॉज दिस चैप्टर नीड्स दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। लेकिन ये जो अभी मैंने पर्टिकुलर पढ़ाया आपको, ये सिर्फ आपके नॉलेज प्रॉस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया, दैट इज़ अ वेल एंड गुड थिंग, ओके। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा इसमें, वापस हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, ठीक।
अब हम देखते हैं, आपको सारी बातें क्लियर होगी, रेजिडेंट है कौन, नहीं है, इकोनॉमिक टेरिटरी का एरिया कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, सारी बातें क्लियर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमें बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसलिए। इनकम जनरेटेड बाय SBI इन USA, ठीक। अब पहली चीज, SBI क्या है, हमारा रेजिडेंट कंपनी है, तो ये रेजिडेंट है, ये हमारी रेजिडेंट कंपनी है। लेकिन क्या USA हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है? नो, इट इज़ नॉट अवर इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी तो हमारी नहीं है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। इकोनॉमिक टेरिटरी किसके लिए ज़रूरी है? प्लेस का बेसिस किस पे है? डोमेस्टिक इनकम पे। तो इकोनॉमिक टेरिटरी ना होने की वजह से ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक। डोमेस्टिक इनकम तो नहीं हो सकती, लेकिन रेजिडेंट तो है। अब रेजिडेंट होने की वजह से ये नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट इनकम, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने अर्न किया प्रॉफिट फ्रॉम ऑफिस एट दिल्ली। दिल्ली में कोई ऑफिस है, वहां से पैसा कमाया माइक्रोसॉफ्ट ने। अब पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की रेजिडेंट है? नहीं, तो ये नॉन रेजिडेंट है इंडिया की, ठीक। तो रेजिडेंट नहीं है तो नेशनल इनकम में तो काउंट नहीं होगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम की बात करें, कहाँ पे प्रॉफिट कमाया? दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में कमाया, रेजिडेंट कमाया, नॉन रेजिडेंट कमाया, इससे मतलब नहीं। दिल्ली हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी होने की वजह से ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं हम। स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप दी। अब यहाँ पे पहले चैप्टर में मैंने आपको व्हाट इज इनकम जब पढ़ाया तो ये कंसेप्ट समझाया था आपको, बहुत इजी। स्कॉलरशिप फैक्टर इनकम नहीं है, स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र इनकम है। और ट्रांसफ़र इनकम होने की वजह से, ट्रांसफ़र इनकम मतलब समझ गए ना, नॉन फैक्टर इनकम होने की वजह से ये नेशनल इनकम में काउंट, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डोंट वरी अबाउट द वीडियो, टुडे द लेंथ विल बी देयर बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन SBI इन USA, ठीक। अब SBI में वर्क कर रहा है, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट है, ये भी बात ठीक है। अब इंडियन रेसिडेंट जैसे ही वर्ड रेसिडेंट इंडियन के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब ये नेशनल इनकम में तो काउंट होगा ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन क्या ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो USA में है, और USA जो है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, ठीक। कंपनी हमारी है रेजिडेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये हमारी कंपनी रेजिडेंट कंपनी है, लेकिन वो कमा कहाँ से रही है? वो USA में है, वहाँ से कमा रहा है, ठीक। रेजिडेंट है इसलिए नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, ठीक। तो इतने सारे एग्जांपल्स आपने देखे, तो कहीं कहीं इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, कहीं कहीं डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। अब सर क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों में इंक्लूड हो, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में, और या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे दोनों में इंक्लूड ना हो? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, अर्न प्रॉफिट इन इंडिया। रिलायंस ने इंडिया में प्रॉफिट कमाया, ठीक। अब रिलायंस कंपनी इंडिया की कौन सी कंपनी? इंडिया की रेजिडेंट कंपनी है, पहली बात। तो रेजिडेंट है यानी नेशनल इनकम में तो आएगा। और कहाँ कमाया? इंडिया में। इंडिया इज अ इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है तो डोमेस्टिक में भी आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बोथ है, बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक, ठीक। यहाँ पे क्या बात की थी मैंने? यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक। यहाँ पे क्या बात की थी मैंने? यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक। यहाँ पे क्या बात की थी मैंने? ये ट्रांसफर इनकम का केस था, मतलब ही नहीं है। सैलरी रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन SBI इन USA, तो यहाँ पे हमने बात क्या की थी? रेजिडेंट के बारे में, तो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम की बात की थी।
और यहाँ पे देखिए दोनों में इंक्लूड हो रहा है, नेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी, ठीक। तो सेम, बस एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि रेजिडेंट और टेरिटरी, इसको ध्यान में रखें। अगर रेजिडेंट प्रूफ हो जाए तो नेशनल इनकम, अगर टेरिटरी प्रूफ हो जाएगी तो डोमेस्टिक इनकम, सिंपल, ठीक। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। मान लीजिए सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट इन यूएसए। अब यूएस रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम में तो नहीं आ सकता क्योंकि रेजिडेंट इंडियन नहीं है, और यूएसए है, ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड आइदर इन नेशनल और डोमेस्टिक, कहीं इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। वीडियो 20 मिनट्स का है, लंबा वीडियो है, लेकिन आपको रिक्वायर्ड है ये देखना। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सी इट, you are not going to get the concept, okay? But before seeing this, watch all the previous videos of chapter 3. Any problem, comment it down, subscribe the channel, and I have shown you all the concepts very clearly and very precisely, okay? So thank you.